Good evening, students. Today we start Ashtang Hriday Dosh Bhedi Adhyay Part 2 from पित्त दोष। पित्त दोष का आप लोगों को सभी पता है। जब पित्त दोष के स्थान के बारे में जब बात की थी, नाभि आमाशय स्वेदो लसिका रुधिर रस दृक्स्पर्शनम च पित्तस्य नाभिरत्र विशेषत कि नाभि आमाशय स्वेद लसिका रक्त रस आँख और त्वचा, और इनमें मुख्य स्थान जो नाभि बतलाया गया है। उसके बाद पित्त के 5 भेद भी बतलाए गए। इसमें सर्वप्रथम पाचक पित्त, इनमें तत्र पक्व आमाशय मध्यगमम एक ऐसा शब्द आया है कि पक्वाशय और आमाशय के मध्य में इट इज़ लोकेटेड बिटवीन लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्टोमक, बिटवीन आमाशय एंड पक्वाशय। क्या कहता है? पंचभूतात्मकत्व अपि यत तेजस गुण उदयतः, और कहता है इट इज़ कंपोज, मतलब कंपोज से अर्थ है मिला हुआ है। ऑल द 5 बेसिक एलिमेंट्स, पंच महाभूत आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, और इसमें जो डोमिनेंटली जो इस पे राज करता है विद अग्नि महाभूत मेनली, एंड उसके बाद जल महाभूत इस पे अधिकार रखता है। क्या कहता है? त्यक्त द्रवत्वम पाक आदि कर्मणाम अनल शब्दादितम। ये जो जल और अग्नि के अधिकता से, अग्नि के कार्य करने से अनल अर्थात अग्नि शब्द से कहा, पाचक पित्त को अग्नि शब्द से कहा जाता है। पचती अन्नम विभज्यते सार किट्टौ पृथक, तथा अन्न का मूल रूप से पाचन करता है, डाइजेशन करता है पाचक पित्त, विभाजन करता है सार भाग में, किट्ट भाग में। सार भाग जो हमारा बेनिफिशियल पार्ट है, जो हमारी बॉडी को प्रीणन जीवनम लेपो स्नेहो धारण पूर्ण, जो ये सभी कार्य हैं वो इसी अन्न के द्वारा प्रथम उत्पन्न रस नामक धातु जो इससे मिलता है, और इसके अलावा वेस्ट पुरुष मूत्र स्वेद आदि। और क्या कहता है? तत्र स्थेयमेव पित्तानाम शोषाणाम अपि अनुग्रहम, वहीं शेष रहकर पित्त उनको बढ़ाता है। करोति बलादनेन पाचकम नाम तत्सिमृतम, नाम तत्सिमृतम। इस पित्त को पाचक पित्त कहते हैं। कहता है इट बेस्टोज, देता है, ग्रेस देता है हमारे, इन एंड इन्फ्लुएंस ऑन अदर टाइप्स ऑफ पित्त, और जो दूसरे प्रकार के जो पित्त हैं उन्हें ताकत देता है आगे कार्य करने की। और ये जो पाचक पित्त है, इट इज़ द डोमिनेंट वन इन ऑल द टाइप्स ऑफ पित्त। सेकेंड इज रंजक पित्त। आमाशय आश्रयम पित्तम रंजकम रस रंजनात्। आमाशय में रहता है, पेट में रहता है, द पित्त लोकेटेड इन द आमाशय, स्टोमक इज नोन एज रंजक, और रस से रंग देने से रंजक कहलाता है। क्या कहता है? ये कन्वर्ट करता है यूजफुल पार्ट को डाइजेशन से ब्लड के अंदर, और इट कवर्स रस धातु एंड रक्त धातु मेनली। इस बात का हम याद रखेंगे। उसके बाद है साधक पित्त। बुद्धि मेधा अभिमान आद्यई अभिप्रेतार्थ साधनात् साधकम हृदयगतम पित्तम। ये जो साधक पित्त है वो हमारे हृदय में रहता है, हार्ट में रहता है। हार्ट इज़ नोन एज साधक, और ये हमारे मेंटल फंक्शंस को, जैसे ज्ञान है, नॉलेज है, इंटेलिजेंस है, समझदारी है, सेल्फ कॉन्शियसनेस है, एक्सेट्रा आदि जो बताए गए, और जो हमारे एम्स हैं लाइफ के, उनको डिसाइड कर, उनके हेल्पफुल है ये वो पर्पजेज़ को पूरा करने के लिए साधक पित्त। नेक्स्ट है आलोचक पित्त। रूपालोचंतः समृतम
दृकस्थ है आलोचकम। आलोचक, आलोचन शब्द हमने नेत्रों के लिए पहले ही सुना हुआ है, तो इसे हमें पहले ही समझ जाना चाहिए। इट इज़ मेनली लोकेटेड इन द आइज़। और जो अग्नि का जो गुण है रूप, रूप का दर्शन हम नेत्रों के ही द्वारा करते हैं। और जो हमारा आलोचक पित्त है, इट हेल्प्स मीन इन द विज़न, हमें देखने में जो सहायता देता है वह आलोचक पित्त है। इसके बाद आता है भ्राजक पित्त। त्वकस्थम भ्राजकम भ्राजनात् त्वचः, इट resides in skin, मतलब it is situated in the skin, और it helps exhibition of color and complexion। ये हमारे जो गोरा है, काला है, गौर श्याम है, गौरावदात है, श्याम अवदात है, ऐसे हमने शब्द सुने हैं। जो छाया और प्रभा के बारे में हम चरक संहिता में हम पढ़ते हैं, जब हम इंद्रिय स्थान के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे जो कलर और कॉम्प्लेक्शन जो है वह भी भ्राजक पित्त है, जो हमारी त्वचा में विद्यमान है। नेक्स्ट है कफ। कफ के बारे में जब हमने बात की तो कफ के स्थान हम सभी को पता है, उर कंठ शिर क्लोम पर्व आमाशयो रस मेदो घ्राण च जिह्वा च कफस्य सूत्राम मुरे। इसके बाद ये जो कफ है इसके 5 भेद भी बतलाए गए। इनको अब सबका अपना अपना अलग अलग क्राइटेरिया रहता है। जैसे हम पीछे पित्त को पढ़ के आए तो वहाँ पे पाचक, भ्राजक, रंजक, साधक, आलोचक, ऐसा एक क्रम है जिससे इजीली और जल्दी लर्न हो जाता है। अब ये जो कफ का जो कर्म है, अवलंबक, क्लेदक, बोधक, तर्पक, श्लेषक, इसमें आप अगर श्लेषक, बोधक, तर्पक, क्लेदक और अवलंबक करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। लेकिन सर्वप्रथम आचार्य ने अवलंबक कफ का वर्णन किया है, तो अवलंबक कफ को जानने के लिए सर्वप्रथम श्लोक देखा जाएगा। क्या कहता है? श्लेष्मा तो पंचधा। कफ जो है 5 प्रकार है, वात भी 5 प्रकार थे, पित्त भी 5 प्रकार के थे। अब कफ जो है वह भी 5 प्रकार का ही बतलाया गया। सबसे पहले अवलंबक कफ। उरस्थ सत्रिकस्य स्ववीर्यतः। क्या कहता है? इट इज़ लोक उरस्थ, उर माने चेस्ट, पहले वहाँ भी उर कंठ आया था, कफ का स्थान भी उर है। इट इज़ लोकेटेड इन द चेस्ट एंड त्रिक प्रदेश। त्रिक प्रदेश से यहाँ लिया गया कि अपनी शक्ति से त्रिक का और अपनी और अन्य की शक्ति से हृदय का अवलंबन करने वाला कफ है। द त्रिक प्रदेश इज नोन एज द मीटिंग प्लेस ऑफ शोल्डर, नेक एंड बैक। त्रिक प्रदेश को मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा, जहाँ पर हमारे शोल्डर्स जुड़ते हैं, हमारी गर्दन और हमारी कमर, बैक, जो हमारा सर्वाइकल रीजन है बैक साइड का, उसको इन्होंने त्रिक प्रदेश कहा है। बाय इट्स इनेट स्ट्रेंथ एंड बाय द पावर ऑफ एसेंस ऑफ फूड इट डज लुब्रिकेशन, नरिशिंग। जो हमारे शरीर में ताकत है और जो इसकी पावर है और जो फूड जो हम खा रहे हैं, जो खाना जो खा रहे हैं, उससे जो हमारे शरीर को ताकत मिल रही है, उसका ये प्रयोग, यह अवलंबक कफ हमारे शरीर में चिकनाहट बनाए रखने के लिए, लुब्रिकेशन के लिए, और नरिशिंग, उसका पोषण करने के लिए, छाती में रहता हुआ, और जिसको कहा है छाती में रहता हुआ जलीय कार्यों जैसे लुब्रिकेशन, नरिशिंग, या उसे क्लेदन, तर्पण, पूरण आदि ऐसे नामों से भी पुकारा जा सकता है। और शेष कफ स्थानों का, जैसे गले आदि का अवलंबन यही कर, फंक्शन दैट आर एट्रीब्यूटेड टू वाटर एलिमेंट, मतलब जलीय जो कर्म हैं हमारे शरीर के, उसे अवलंबक कफ बहुत ही अच्छे से करता है। इट आल्सो इन्फ्लुएंसेस द फंक्शनिंग ऑफ अदर टाइप्स ऑफ कफ। और जितने प्रकार के कफ हमारे शरीर में विद्यमान हैं, जो मैंने आपको बताया पहले ही, बोधक है, तर्पक है, श्लेषक है, क्लेदक है, अवलंबक है, ऐसे बोधक, तर्पक, श्लेषक, क्लेदक, अवलंबक,
ऐसे बोधक, तर्पक, श्लेषक, क्लेदक और अवलंबक, ऐसे आप याद करेंगे तो आपको अच्छे से हो जाएगा। ये 5 प्रकार के जो कफ बतलाए गए, इसमें अवलंबक कफ को श्रेष्ठ मानकर और 4 कफों का भी यह अवलंबन करता है, उनको भी सुचारू रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट इज क्लेदक कफ। यस्तु आमाशय संस्थित, पहले ही आचार्य ने कह दिया कि आमाशय में जिसका विद्यमान है, स्टोमक में जो है। क्लेदक सो अन्न संघात क्लेदकात, जो हमारे आमाशय में कठोर भोजन जो चला जाता है उसको मॉइस्चरस करने के लिए, मतलब उसको नमी देने के लिए, उसको नर्म करने के लिए हार्ड फूड को, और हमारे पाचन तंत्र में भी यह आमाशय की मदद करता है। नेक्स्ट इज बोधक कफ। रस बोधनात् बोधको रसना स्थायी। अर्थ क्या है? बोध माने ज्ञान करवाना, बोधक कफ है तो मतलब ज्ञान कराने वाला कफ। ज्ञान किसका? रस का। रस का स्थान क्या है? जिह्वा। जिह्वा रस का आश्रय आश्रय संबंध, जो हमने आप लोगों को पहले भी अध्याय में बताया कि आश्रय आश्रय संबंध क्या है कि जहाँ पे दोष ने आश्रय लिया हुआ है या दोष उसका स्थान है और वो वहाँ पर कोई रह रहा है। जैसे रस हमारा जिह्वा में रहता है, बोधन हम टेस्ट कहाँ से बताते हैं? जिह्वा से बताते हैं। कड़वा है, खट्टा है, मीठा है, इट इज़ लोकेटेड इन द टंग। बोधक कफ, इट इज़ लोकेटेड इन द टंग, इट हेल्प्स इन द टेस्ट परसेप्शन। मतलब जो हमें टेस्ट करने का, खट्टा, मीठा, तीखा, फीका, जो भी इन सब प्रकार के रसों का परसेप्शन, ज्ञान करवाने वाला बोधक कफ है। नेक्स्ट इज तर्पक कफ। शिरः संस्थो अक्षतर्पणात् तर्पकः। पहले ही आचार्य ने कहा है शिरः संस्थो। शिरः संस्थो से अर्थ लिया गया इट इज लोकेटेड इन द शिर और इन द हेड एंड इट नरिशेस ऑल द सेंस ऑर्गन्स। अक्ष तर्पणात्, अक्ष तर्पणात् से क्या अर्थ लिया गया है? जो कफ शिर में रहता हुआ इंद्रियों का तर्पण करे वह तर्पक कफ है। नेक्स्ट इज श्लेषक कफ। श्लेषक कफ संधि संश्लेषात श्लेषक संधिषु स्थित। कहता है इट इज लोकेटेड इन द बोन जॉइंट्स। बोन जॉइंट्स को आप समझ ही रहे होंगे, जैसे बूढ़े लोग आप लोगों के पास आएंगे, ओल्ड एज के जो पेशेंट्स रहते हैं वो आपके पास आएंगे और आप उनके जॉइंट्स के एक्सरे करवाएंगे। नी जॉइंट का करवाइए, शोल्डर का करवाइए, एल्बो का करवाइए, एंकल का करवाइए, कई जगह हिप जॉइंट का करवाइए। और फिर पेशेंट को क्या कहा जाता है कि बाबा जी आपके तो घुटनों का ग्रीस ख़त्म हो गया। जो वो ग्रीस जो सामान्य लेमैन भाषा में जिसको कहा जा रहा है वो एक श्लेषक कफ है जो हमारे बोन जॉइंट्स में रहता है और इट लुब्रिकेट्स एंड स्ट्रेंथन्स द जॉइंट। जो हमारे चिकनाई बनाए रखने वाला जॉइंट्स के अंदर और उन्हें मजबूती देने वाला ये श्लेषक कफ ही है। इति प्रायेण दोषाणाम स्थान अन्य विकृतानाम अन्य व्यापीनामपि जानियात कर्माणि न च पृथक पृथक। इस प्रकार संपूर्ण शरीर में फैले हुए अविकृत दोषों के, अविकृत का अर्थ है जो विकार से रहित हैं, जितने भी ये स्थान बतलाए, जितने भी ये भेद बतलाए, ये सभी सामान्य स्थिति के भेद और उनके स्थान हैं। वात पित्त कफ के भेद बतलाए गए, उनके स्थान बतलाए गए। आचार्य कहता है कि इनके पृथक पृथक कर्म जानने का प्रयास करेंगे। विकृत दोषों के स्थान का कोई नियम नहीं रहता। कहते हैं ना, आप लोगों को शायद दोष दूसरे सम्मूर्छना के बारे में जैसे आगे आएगा, या इसके अलावा दोष अपने स्थान से दूसरे स्थान पे गमन कब करता है? जब कोई विकृत अवस्था विद्यमान रहती है। उसके लिए आचार्य पहले ही कहता है कि देयर इज नो स्पेसिफिक एरिया इज कंसर्न्ड विद अविकृत दोष, कि अविकृत
जो विकार रहित है जो दोष, उसके लिए कोई भी स्थान निश्चित नहीं बतलाया गया है। जो विकार रहित है उसका स्थान आचार्य ने बतला दिया है। ये बात को आप समझ लेंगे। इसके बाद वात का संचय, प्रकोप और प्रशमन के बारे में बात की जाएगी। वात का संचय, प्रकोप और प्रशमन कैसे होता है, ये आप लोगों को बताने के लिए सर्वप्रथम आचार्य कहते हैं, उष्णेन युक्ता रुक्षाद्या वायु कुर्वन्ति संचयम, शीतेन कोप उष्णेन शमम स्निग्धादयो गुण। सर्वप्रथम वात का संचय कैसे होगा? वात का संचय होगा जहाँ पे रुक्षता जाता होगी। रुक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, सचलोद, विशद, खर, ऐसे वात के गुण बतलाए गए। ऐसे गुण किस ऋतु में मिलते हैं? ग्रीष्म ऋतु में मिलते हैं कि उष्णिमा से मिश्रित रुक्ष आदि गुण वात का संचय करते हैं। फिर लेवल इंक्रीज ऑफ दोषा इन देयर ओन प्लेस, ऐसा आचार्य कहते हैं। और जब वात के बारे में आती है तो हॉट अलोंग विद ड्राइनेस मूवमेंट एक्सेट्रा कॉजेज वात संचय। एंड जब फिर उसका कोप का अर्थ क्या है कि जब ठंडी लगेगी उसको, बारिश होगी। आप लोगों ने देखा भी होगा बारिश के दिनों में बहुत से लोगों को, जैसे ओल्ड एज के जो पेशेंट्स है जनरली, या जिनको पहले चोट लगी हुई है, उनको दोबारा पेन्स वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। वो किस वजह से स्टार्ट होते हैं? उसका यही कारण है कि वात के प्रकोप के लक्षण हैं, कि वात अपने प्रकोप की अवस्था में है। कोल्डनेस अलोंग विद ड्राइनेस कोजेज कॉप, प्रकोप का जो कारण है वो ठंडी और सूखापन। लेकिन वात का जो प्रकोप वो मूलतः वर्षा ऋतु में होता है। उसके बाद कहता है कि ये प्रशमन कैसे हो जाएगा? संचय हो गया, प्रकोप हो गया, इसका शमन कैसे होगा? तो इसके शमन के लिए कहता है स्निग्ध आदि गुणयो, स्निग्ध से ऑयलीनेस, अनक्यूटसनेस, जो हमारे चिकनापन वाले जितने पदार्थ हैं, जैसे कफ वाले जितने, मान लो गुरु है, शीत को छोड़ देंगे, गुरु, मृदु, स्निग्ध, मधुर, स्थिर, पिच्छिल, जो ये गुरु है, हैवी है, उष्ण है, होठ है, पिच्छिल है, स्टिकीनेस है, स्थिर है, स्टेबिलिटी, ये कफ के गुण हैं। कफ के गुण वाले पदार्थों का सेवन किया जाएगा तो वात का शमन अपने आप हो जाएगा। एसोसिएटेड विद हॉटनेस ब्रिंग अबाउट इट्स शमन ऑफ वात। और जब इनका गुरु, मृदु, स्निग्ध, मधुर, स्थिर, पिच्छिल आदि गुणों से युक्त कफज पदार्थों का जब सेवन किया जाएगा तो वात का शमन स्वयं से हो जाएगा। नेक्स्ट है पित्त का संचय, प्रकोप और प्रशमन। पित्त का संचय कब होता है? पित्त का संचय होता है वर्षा ऋतु में। कैसे? वह पित्त के गुण देख लीजिए, सैमुष्णम तीक्ष्णम च द्रव अम्लम सरम कटु। जब इनका अधिक मात्रा में सेवन करोगे तो कहता है तीक्ष्ण, पियर्सिंग और स्ट्रॉन्ग, एंड ड्राइनेस, लाइटनेस एक्सेट्रा एसोसिएटेड विद कोल्ड कोज इज माइल्ड इंक्रीज ऑफ पित्त। जब हम पित्त के प्रकोप के बारे में बात करेंगे तो उष्णिमा से पित्त का प्रकोप होता है। फिर इसका शमन कैसे किया जाए? शमन के लिए आचार्य कहते हैं वही गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर, स्थिर, पिच्छिल। क्यों? पित्त के अंदर आग है, वातिक कोई पदार्थ दोगे, हवा मिलेगी, उसे हवा मिलेगी तो और अग्नि बढ़ जाएगी। कहता है मंद, विस्कस, माइल्ड एंड अदर क्वालिटीज ऑफ स्टिकीनेस, स्टेबिलिटी एक्सेट्रा एसोसिएटेड विद कोल्ड ब्रिंग। अगर कोई ठंडी चीज़ भी ये जो पिच्छिल और सरगुण वाले के साथ दी जाए तो पित्त का शमन स्वयं से हो जाता है। नेक्स्ट है कफज। कफज का संचय कैसे होगा? आपको पता ही है, गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर, स्थिर, पिच्छिल, इन अनक्यूटियस, ऑयली, हैवीनेस, स्टिकीनेस, माइल्ड, ऐसे पदार्थों का अधिक मात्रा में सेवन करें। और प्रकोप कैसे होगा? जब यही ऑयली, चिकना
इन पदार्थों का अधिक मात्रा में सेवन करेगा और साथ में उष्ण पदार्थों का भी सेवन करेगा इसके, तो कफ का प्रकोप होगा। फिर इसको शांत कैसे किया जाए? शांत किया जाएगा, रुक्ष है, शीत को काउंट नहीं करेंगे यहाँ पे, रुक्ष है, लघु है, खर है, ऐसे वात गुण जो बढ़ाते हैं उनका प्रयोग यदि हम कफज विकारों में किया जाए तो उनको वह स्वयं से शांत कर देते हैं। मूल रूप से कटु तिक्त कषाय रसात्मक औषधियों का कफज व्याधि में प्रयोग किया जाए तो वो उसको शांत कर देते हैं। इसके बाद कहता है कि ये जो संचय प्रकोप प्रशमन है, इसमें वात का, पित्त का, कफ का, ये तीनों के अलग अलग काल बतलाए गए ना, किस काल में कौन ज़्यादा हैवी रहता है या किस काल में कौन कम रहता है। वात के लिए बोला है जैसे वर्षा के अंदर प्रकोप है, ग्रीष्म के अंदर संचय है और शरद के अंदर उसका शमन हो जाता है। वर्षा के अंदर पित्त का संचय होता है, शरद के अंदर उसका प्रकोप रहता है और उसके बाद हेमंत ऋतु में उसका शमन हो जाता है। हेमंत और शिशिर ऐसे दो ऋतुएं कंबाइन बतलाए गई जिसके अंदर कफ का संचय होता है और इसके बाद शिशिर के बाद वसंत ऋतु के अंदर कफ का प्रकोप रहता है और ग्रीष्म ऋतु में आके वह स्वयं से शांत हो जाता है। वात दोष का उष्ण और रुक्ष ये दोनों मिलकर वात के संचय को उत्पन्न करते हैं। शीत और रुक्ष गुण मिलकर उसके प्रकोप को, उष्ण और स्निग्ध गुण मिलकर उसका शमन करते हैं। पित्त दोष में शीत और तीक्ष्ण गुण मिलकर पित्त का संचय करते हैं। उष्ण और तीक्ष्ण भोजन करने से पित्त का प्रकोप होता है। शीत और मंद गुण का अधिक सेवन करने से पित्त शमन होता है। कफ दोष में शीत और स्निग्ध का सेवन करने से कफ का संचय, उष्ण और स्निग्ध का सेवन करने से कफ का प्रकोप और उष्ण और रुक्ष का सेवन करने से कफ का शमन हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे बताया जाएगा। थैंक यू सो मच।